किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जो ब्रिटेन एक समय पर भारत को डेमोक्रेसी का लेसन देता था, लोकतंत्र का हमको पाठ पढ़ाया करता था, आज वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमको साल 1990 के दशक का भारत याद आ जाएगा। जिस चैप्टर को भारत 1990s में पीछे छोड़कर आ गया है, वो चैप्टर आज की डेट में ब्रिटेन के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ब्रिटेन से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जिसका तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन कई सारे लोगों के मन में आ रहा है कि क्या ब्रिटेन में वापस से इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक वापस से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही भारत और यूएई के बीच डिफेंस डील की भी एक न्यूज आ रही है, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ में अमेरिका ने आज भारत के लिए वेपन पैकेज अप्रूव कर लिया है, उसको भी जानेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन को लेकर, क्योंकि ये वो देश है जो एक समय पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया करता था। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि ब्रिटेन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा करने में फेल साबित हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने वाले एमपीज ही अपने प्राइम मिनिस्टर के टर्म पूरा करने के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। न्यूज आ रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने पीएम पद से रेजिग्नेशन देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनकी पार्टीज के एमपीज का भरोसा उनके ऊपर से टूट गया है। अब जब तक उनकी पार्टी एक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन लेती है, तब तक वो पीएम पद के ऊपर बने रहेंगे और नए कैंडिडेट का चुनाव करने में मदद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लीडर ने सिर्फ 2 साल पहले ही यूके के इलेक्शंस में इतनी बड़ी और हिस्टोरिक जीत हासिल की थी, उसने 717 दिन प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद अपने पद से अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया है। इसके साथ ही आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक वापस से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या फिर नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स में ऐसा क्या हो रहा है जो भारत की 1980s और 1990s की पॉलिटिक्स की याद दिलाता है। दरअसल ब्रिटेन में साल 2016 के बाद से पिछले 10 सालों में अभी तक टोटल 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। डेविड कैमरून का टर्म था 429 डेज का, उसके बाद थेरेसा मे का टर्म था 1106 दिनों का, उसके बाद बोरिस जॉनसन का टर्म था 1140 दिनों का, उसके बाद लिज ट्रस वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन वो तो केवल 49 डेज के लिए पीएम थी। हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट नहीं हुई, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद आए इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक, जो 619 दिनों तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने रहे, और उनके बाद कियर स्टारमर, जिन्होंने आज 717 दिनों के बाद रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। यानी अब जो ब्रिटेन में नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जिसको लेबर पार्टी चुनने वाली है, वो 10 सालों में 8वां प्राइम मिनिस्टर होने वाला है। ब्रिटेन की सिचुएशन काफी हद तक 1989 से 1999 के बीच भारत वाली कोलिशन पॉलिटिक्स की याद दिलाती है, जहां पर लीडर्स प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ तो ले लेते थे, लेकिन उनको पता नहीं होता था कि वो कितने समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, क्या वो अपना टर्म पूरा कर भी पाएंगे या फिर नहीं। उस दौरान भारत में भी लगातार सरकारें गिरती रहती थी, प्राइम मिनिस्टर्स बदल जाते थे और असली चैलेंज ओपोजिशन को चुनाव में हराना नहीं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल अलाइज, समर्थन देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में रखना होता था। कियर स्टारमर के रेजिग्नेशन की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। कियर स्टारमर की लीडरशिप के ऊपर खुद ही उनकी पार्टी के एमपीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भरोसा नहीं रहा है। रिसेंटली ब्रिटेन के अंदर वहां पर लोकल इलेक्शंस हुए थे, जिनमें लेबर पार्टी की परफॉर्मेंस काफी वीक रही है, जिसके बाद पार्टी में ये ओपिनियन काफी ज्यादा बढ़ गया कि अगर सेम कंडीशन रही तो फिर कियर स्टारमर की लीडरशिप में पार्टी के लिए अगले जनरल इलेक्शन जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिन एमपीज ने कियर स्टारमर को अपना नेता चुना था, उन्होंने ही अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और जब सपोर्ट नहीं है तो फिर कियर स्टारमर के पास रेजिग्नेशन देने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। मगर ये सिर्फ कियर स्टारमर की स्टोरी नहीं है। पिछले 10 सालों से जिन भी प्राइम मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है, वो अपनी पार्टी के एमपीज के सपोर्ट की वापस लेने से ही प्रधानमंत्री पद से हटे हैं। उनकी अपनी पार्टी ने ही उनके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। केवल इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इलेक्शन में हारने के बाद रेजिग्नेशन दिया था। जो लोग सोच रहे हैं कि क्या ऋषि सुनक वापस से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसका जवाब है नो, नहीं। कियर स्टारमर लेबर पार्टी से हैं, जबकि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से थे। साल 2024 में कियर स्टारमर की पार्टी ने ऋषि सुनक की पार्टी को हराया था, इसलिए इस बार भी कियर स्टारमर की पार्टी से ही कोई और नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। साल 2029 में ब्रिटेन में अगले इलेक्शंस होने हैं, वहां पर अगर ऋषि सुनक दोबारा खड़े होते हैं, उस केस में उनके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस होगा। लेकिन एक और चीज नोट करने वाली है कि साल 2029 को आते आते अभी भी 3 साल बाकी हैं। 3 साल से भी ज्यादा का समय है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन सर के ऊपर थे, इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड आसानी से बिल्कुल नहीं जाने वाला है। मसला ये है कि ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन की प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रही हैं। देश में ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है, महंगाई बढ़ते जा रही है, ऑयल और गैस की कीमतों के कारण लोग परेशान हो गए हैं, जॉब्स का संकट अभी भी बना हुआ है।
हाउसिंग क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इमिग्रेंट्स को कम करने का जो प्रॉमिस किया था सरकारों ने, वो भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पा रहा है। ऊपर से आजकल पाकिस्तान की ग्रूमिंग गैंग्स का मसला भी ब्रिटेन के अंदर टॉप के ऊपर था, जिसके ऊपर कियर स्टारमर की सरकार कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों का बैकलैश आ रहा था। और इन सब के बाद मीडिया का प्रेशर लगातार सरकार के ऊपर बना रहता है। ब्रिटेन के लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यानी ब्रेक्जिट के बाद के बेनिफिट्स के सपने दिखाए थे, बेसिकली लोगों को वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग हर प्राइम मिनिस्टर से निराश हो रहे हैं। जैसे न्यूज में आता है कि प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग्स कम हो रही हैं, उसके तुरंत बाद ब्रिटेन के एमपीज के अंदर पॉलिटिकल पेशेंस खत्म हो जाती है और एमपीज अपनी सीट को बचाने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने से पहले ही उससे समर्थन वापस ले लेते हैं। और यही पिछले 10 साल से ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सरकार में आए, हर पार्टी के साथ सेम चीज रिपीट होते जा रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में भारत के सबसे करीबी दोस्त यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। रॉयटर्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट की है और बताया है कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक ऐसी डिफेंस डील साइन होने वाली है जो पूरे मिडिल ईस्ट में पावर डायनामिक्स में उथल पुथल कर लेगी। न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने का फैसला किया है। वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसको पाकिस्तान और इवन चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक, ट्रेस और डिटेक्ट कर पाने में फेल साबित हो चुके हैं, यूएई चाहता है कि ये उनके पास भी आए। न्यूज आ रही है कि यूएई और भारत के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेगोशिएशंस अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन काफी तेजी से प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रह्मोस के साथ साथ यूएई भारत से आकाश तीर फुली ऑटोमेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी परचेज करने का फैसला किया है। ब्रह्मोस और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों के ऊपर बात हो रही है। आकाश तीर भारत की स्टेट रन सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और इस समय ये इंडियन आर्मी के साथ सर्विस में डिप्लॉयड है। ऑपरेशन सिंदूर के समय वैसे तो भारत के कई सारे वेपन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उनमें से ये 2 वेपन्स हैं जो यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से परचेज करना चाहता है। रिसेंटली जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर अटैक्स किए थे, उसके बाद यूएई ने अपने देश के डिफेंस के लिए अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को कम करने का फैसला किया है और बैटल टेस्टेड वेपन्स को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला हुआ है, क्योंकि कई सारे थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब मिडिल ईस्ट की ये न्यू रियलिटी बन गई है। ईरान और इजराइल के डिफरेंसेस, ये मतभेद ऐसे हैं कि आने वाले कई सालों तक जाएंगे नहीं। ऐसे में कल को जब भी इजराइल अकेला या फिर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिक अटैक करता है या फिर ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर हमले करता है, तो फिर ईरान उस केस में सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा और फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के ऊपर हमले करेगा। इसलिए अब सभी गल्फ कंट्रीज अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रही हैं। कोई देश डिफेंस अलायंसेस की तरफ बढ़ रहा है तो कोई देश अपने बेड़े में बैटल टेस्टेड वेपन्स को शामिल कर रहा है। वैसे कई सारे लोग यूनाइटेड अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के खिलाफ भी होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे सीनियर अधिकारी डायरेक्टर जनरल आमिर बाराम एक डेलीगेशन लेकर भारत की यात्रा पर आए हैं और आज इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी मुलाकात की है। दोनों के बैकग्राउंड में ये ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पिक्चर और भी वायरल हो रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस समय चरम के ऊपर है और आज भी इजराइल ने लेबनान में हमले रोके नहीं हैं। ऐसे में इतने क्रूशल समय में इजराइल का मिलिट्री और डिफेंस डेलीगेशन भारत आना, इसको न सिर्फ भारत और इजराइल बल्कि ईरान की मीडिया भी कवर कर रही है। इजराइल के डायरेक्टर जनरल आमिर बाराम ने स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को और एक्सपैंड करना चाहता है और भारत में मीटिंग्स के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इक्विपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन, R&D और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए चर्चा हुई है। फिलहाल तो खैर आज दोनों देशों के बीच कोई नई डिफेंस डील या एग्रीमेंट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट थी जो भारत और इजराइल के बीच में हुई है। इसके बाद न्यूज आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और M777 हॉविट्जर्स के लिए $482 मिलियन का सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है, जिसके लिए बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम ये तीनों प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। भारत ने जो अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स और हॉविट्जर्स परचेज किए हैं, यूएस गवर्नमेंट ने उनके लिए मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पैकेज अप्रूव किया है। इस पैकेज की टोटल वैल्यू लगभग $482 मिलियन है, यानी इतने पैसे हमको अमेरिका को पे करने हैं इन वेपन से रिलेटेड सर्विस के लिए। अब इसको सस्टेनमेंट सपोर्ट भी कहा जाता है,
जिसका मतलब है कि भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स और M777 गन्स आने वाले सालों तक ऑपरेशनल और कॉम्बैट रेडी रहें, इसके लिए ये पैकेज अमेरिका ने अप्रूव किया है। और ये सिर्फ भारत के केस में नहीं है, अमेरिका कई सारी कंट्रीज को इस तरह के सस्टेनमेंट सपोर्ट देता रहता है जिन्होंने भी यूएस वेपन परचेज किए हैं। कई बार पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल कारणों से भी अमेरिका सामने वाले देश के लिए सस्टेनमेंट सपोर्ट रोक देता है, जिसका असर सीधे उस देश के डिफेंस वेपन्स जो उन्होंने अमेरिका से परचेज किए होते हैं उनके ऊपर पड़ता है और मिलिट्री रेडीनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बस यही कारण है कि डिफेंस डील्स वन टाइम पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। वेपन्स खरीदने के बाद भी स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, एमुनिशन, रिपेयर सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी कई बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। पैसों का नुकसान तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी किसी और देश के ऊपर निर्भरता देश के लिए नुकसानदेही साबित हो सकती है। बस यही कारण है कि भारत अब अपने हथियारों को खुद बनाने के ऊपर जोर दे रहा है।